हाय फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको वादा किया था, आज 25 ऑफ जून को मैं आपके साथ हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 5th एपिसोड लेके, स्पेशल एपिसोड लेके ऑन इमरजेंसी। देखिए, अगर आप इस वर्ड का जिक्र करें इमरजेंसी का और आपके सामने इंदिरा गांधी का चेहरा ना आए, हमारी लेट 3rd प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका चेहरा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस कंट्री में, हमारे भारत देश में, इमरजेंसी और इंदिरा गांधी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आज हम कई सारी चीज़ें जानेंगे। क्या वजह थी कि जिनकी वजह से इमरजेंसी लगी, और क्या वो टाली जा सकती थी, उससे किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, इन कुछ थोड़े से फैक्ट्स को हम जानेंगे। इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, हालांकि हर बार स्पीकर का अपना एक पर्सनल ओपिनियन हो ही जाता है, लेकिन आई विल ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। ओके, देखिए, ऐसा नहीं है कि दिस वॉज द फर्स्ट इमरजेंसी विच इंडिया हैड विटनेस्ड। इसके पहले भारत देश में, हमारे देश में 2 बार इमरजेंसी लग चुकी थी। पहली बार इमरजेंसी लगी थी जब इंडो चाइना वॉर शुरू होने वाला था, हमें लग गया था कि मामला गड़बड़ है, और 26 अक्टूबर 1962 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। दिस वॉज एन एक्सटर्नल इमरजेंसी। इमरजेंसी 2 तरह की हो सकती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। हम तीसरी तरह की इमरजेंसी पे भी आएंगे, लेकिन एक्सटर्नल इमरजेंसी तब होती है जब कोई देश हमारे साथ वॉर की स्थिति में आ जाए या हमारी सीमाओं को खतरा हो, तो तब आती है। इन दोनों कंडीशंस में एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड इंटरनल इमरजेंसी का मतलब जब कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हों, बाहर से कोई खतरा नहीं है हमें, लेकिन हमारे ऊपर जो राज कर रहे हैं लोग, जिनके हाथ में सत्ता है, वो ये समझते हैं नहीं यार, कहीं ना कहीं कुछ हमें खतरा हो सकता है। अब आइए उस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सेकेंड इमरजेंसी लगी थी कब? 3rd दिसंबर 1971 को। तो ये इमरजेंसी बढ़ती रही, खत्म नहीं हुई, और 1975 में जब इंदिरा जी ने इंटरनल इमरजेंसी लगाई, तो ये इमरजेंसी भी साथ साथ चलती रही। ओके, इमरजेंसी हमारे देश में संविधान के तहत ही लगाई जा सकती। ऐसा नहीं कि शाम को किसी प्राइम मिनिस्टर का मन हुआ, उसने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कहा चलो इमरजेंसी लगाते हैं। कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो हुआ ऐसा कि जब ये इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, और की कैसे गई? अंडर आर्टिकल 352। कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेनी पार्ट्स, एज आई टोल्ड यू, 22 पार्ट्स। हम लोगों ने इसके पहले पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स पढ़े, फिर हमने पार्ट नंबर 4 जहाँ पे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े, हमने पार्ट 20 भी पढ़ा, जिसमें एक ही आर्टिकल है 368 जिसके अंतर्गत अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 18, 18वां हिस्सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें आर्टिकल्स हैं 352 से लेके 360 तक। 352 कहता है कि आप इमरजेंसी 3 कंडीशंस में लगा सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद 53, 54, 55 हैं, फिर 56 आ जाता है। 56 में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है स्टेट्स में, और इसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। हमारे कंट्री में हर स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो हर स्टेट में इमरजेंसी लग चुकी है। ओके, और ये 356 के अंतर्गत सिर्फ 2 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, और ये स्टेट्स हैं तेलंगाना और छत्तीसगढ़। इनको छोड़ के बाकी हर स्टेट में इमरजेंसी लग चुकी है अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, जिसमें प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर होता है, वो राज करता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। एक तीसरा भी आर्टिकल है 360। 360 में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। आजकल बड़ी र्यूमर्स चल रही थी कोरोना के टाइम में कि हमारे कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन नीचे जा रही हो, तो सारी दुनिया की जा रही है, लेकिन शायद इसके अंतर्गत ये गवर्नमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लगा दे। आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, और मुझे कोई चांस नहीं लगता कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग भी सकती है अंडर आर्टिकल 360। 360 के बीच में है 358, 359। ये दोनों आर्टिकल्स अपने आप अप्लाई हो जाते हैं
when under 352 आर्टिकल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड। हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि जब 352 के अंतर्गत प्रेसिडेंट इमरजेंसी की घोषणा करते हैं तो 358 और 359 के अंतर्गत आपके सारे फंडामेंटल राइट्स कोलैप्स हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। और सबसे बुरी बात क्या है कि इसमें आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है, जिसमें कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की आज़ादी है अगर हमारे कोई राइट्स छीन रहा है, तो वो भी सस्पेंड हो जाता है। तो ना तो केवल हमारे राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स जिसे हम कहते हैं मूल अधिकार, बल्कि इमरजेंसी में हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी कोई हक नहीं होता। अब देखिए यहां पे एक बात आती है कि इमरजेंसी लगा कौन रहा है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर इमरजेंसी लगाने वाला कोई बदले की भावना से, किसी चीज को कुचलने की भावना से सब काम कर रहा है तो एंगल डिफरेंट हो जाता है, और अगर कोई एक जेन्युइन वजह है तो एक एंगल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। यहां पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है थोड़ी सी। तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो बात जाती है, जिसके लिए पूरे विश्व या कम से कम हिंदुस्तान, साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स ये कहती है कि दिस वाज द डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, वो इसी वजह से कहती है कि इंदिरा जी के कुछ इसमें पर्सनल एजेंडा भी आ गए थे। आइए अब हम एक एक करके उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी इवेंट, और ये तो कोई ऐसी छोटी मोटी इवेंट नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ी इवेंट थी, किसी भी इवेंट के पीछे कोई एक वजह नहीं होती। तो क्या वजह थी कि इंदिरा जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी? थोड़ा पीछे चलें, अगर आपकी इजाज़त हो, जाना ज़रूरी है। देखिए बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि नेहरू जी ने वंशवाद की स्थापना की। ऐसा नहीं है, मेरा मानना तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, और मेरे पास वजह है उस चीज़ की कि नेहरू जी ने स्थापना नहीं की वंशवाद की। नेहरू जी के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे सरदार पटेल। सरदार पटेल की बहुत जल्दी डेथ हो गई। सरदार पटेल के आने से पहले भी और सरदार पटेल के मरने के बाद भी नेहरू जी चाहते थे कि उनके पास एक ऐसा डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, जो उनको क्रिटिसाइज करता रहे, उनको पिन चुभोता रहे, उनको बताता रहे कि जवाहर ये सही है, ये गलत है। ऐसे ही एक आदमी थे जयप्रकाश नारायण, जो विदेशों में पढ़े थे, बहुत संतुलित विचारों के थे और संत टाइप के आदमी थे। जैसे आजकल अन्ना हजारे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। उनको कुछ सत्ता से लेना देना नहीं था, तो उन्होंने नेहरू जी का प्रस्ताव एक दो बार नहीं कईयों बार ठुकराया। हर बार नेहरू जी कहते अरे भाई आ जाओ, देखो देश के लिए ही तो करना है, हम दोनों मिलके करते हैं, मुझसे गलती हो सकती है। लेकिन वो माने नहीं, जेपी माने नहीं। लेकिन नेहरू जी के बड़े अच्छे दोस्त थे और इंदिरा जी को उन्होंने एक नाम दिया था। जैसे पहले आपको बताया था ना मैंने, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाम दिया था इंदिरा प्रियदर्शिनी, इन्होंने नाम दिया था इंदु। जयप्रकाश नारायण ने क्या नाम दिया था इंदिरा जी को? इंदु। इंदु कहा करते थे उन्हें प्यार से, बेटी की तरह थी। तो खैर उनको भी राजकाज की शिक्षा दी जब शास्त्री जी के बाद इंदिरा जी आ गई। आपको पता है कि 67 के जो इलेक्शंस थे उसमें इंदिरा जी की परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी जैसे पहले की गवर्नमेंट्स कर रही थी, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। और इनको लगता था कि अब हमारी थोड़ा सा कीलें हिल रही हैं, तो इन्होंने इलेक्शंस पहले करा दिए। कुछ ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स भी लिए जो इन्हें लगा कि जनता को बहुत अपील करेंगे, और जनता को उन्होंने अपील किया भी। जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन और भी बहुत से नेशनलाइजेशन, इंश्योरेंस का, मिलों का, मिनर्वा मिल केस बहुत फेमस है उसमें, और इसी तरह से कोल का, बहुत सी चीज़ों का, पेट्रोलियम का, बहुत सी चीज़ों का इन्होंने, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ का भी नेशनलाइजेशन किया, प्रीवी पर्स बंद कर दिए। और फिर ये चली गई एक साल पहले ही मैदान में जनता के सामने कि आइए साहब चुनाव करते हैं। कांग्रेस में फूट पड़ी चुकी थी और क्रीम इनके पास आ गई थी, लेकिन लड़ाई तो बाकी थी अभी। तो इन्होंने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, और वो नारा चिपक गया बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, इट स्टक टू द पीपल्स माइंड, साइकी में चला गया। इंडिया बहुत गरीब देश था तब, इतना गरीब था कि
हम लोगों को राशन के लिए, गेहूं के लिए, तेल के लिए, शक्कर के लिए, मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन कहते हैं उसके लिए, क्योंकि तब प्रेशर स्टोव्स चला करते थे, एलपीजी नहीं थी घरों में, तो उस पर खाना बनता था, उसके लिए लाइनें लगानी पड़ती थी। ऐसा माहौल था कि हर दिन, हर टाइम, हर किसी ना किसी घर का कोई ना कोई मेंबर राशन की दुकान में होगा ही होगा, उसके बिना गुजारा है नहीं। तो इतनी गरीबी थी। इन्होंने कहा गरीबी हटाओ। मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। मेरे अपोनेंट्स जिनमें मोरारजी देसाई थे, कामराज थे, ये सारे लोग थे, निजलिंगप्पा थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, कहती थी ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, और लोगों को नारा पसंद आ गया बहुत। इलेक्शन जीत गई, और इलेक्शन बड़ी धड़ल्ले से जीती, इतने धड़ल्ले से कि 352 सीटें मिली और फुल मेजॉरिटी से अपना वापस आ गई हैं, और स्टेट्स में भी इनकी धूम रही काफ़ी। तो कोई भगवान ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी खुशियां देने में इनको। अब क्या हुआ साहब, ये मार्च में इलेक्शन हुए और 1971 ख़त्म होते होते बांग्लादेश का भी जन्म हो गया, इंडिया वॉर जीत गया, पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया, और इंदिरा जी की तूती न केवल साउथ एशिया में बल्कि एशिया में, या आप कह लें इंटरनेशनल लेवल पे बजने लगी, और इनकी सूझबूझ की दाद दी जाने लगी बहुत। अब क्या हुआ कि 71 एंड होते होते आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, जहाँ भी हाथ लगा रही हैं वहाँ जीत रही हैं। जितने भी फैसले इनके अगेंस्ट हुए थे, जैसे गोकलनाथ 67 का, या 73 का जो फैसला था जिसे हम कहते हैं केशवानंद भारती, वो भी, तो इन्होंने सारे के सारे अमेंडमेंट्स लाके उनको भी वो कर दिया था। लेकिन इनके दिल में एक टीस रह गई। ये टीस ये रह गई इनके दिल में कि आज लेजिस्लेचर मेरा है, पूरी की पूरी पार्लियामेंट की, राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी, लोकसभा में ब्रूट मेजॉरिटी, सारी स्टेट असेंबलीज इनके अंडर में। लेकिन ये जुडिशरी को क्या हो गया है? ये सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग हैं ऐसे जो मेरे अगेंस्ट डिसीजंस देते हैं? तो इन्होंने क्या किया कि 1973 में जब जस्टिस सीकरी रिटायर हुए 25 ऑफ अप्रैल को, तो उस दिन इन्हें जो उनके नेक्स्ट थे शेलक, उनको बनाना था, जो कि एक अनरिटन रूल था सुप्रीम कोर्ट का कि सीनियर मोस्ट जज ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। उसको हटाया, उसको तो उन्होंने नहीं बनाया, बल्कि उससे नीचे और भी 2 सीनियर्स थे, तो तीनों लोगों को इग्नोर करके जस्टिस A.N. रे को इन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया। तो ये जो 3 सीनियर जस्टिस थे, इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इन लोगों ने कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत हर्ट फील हुआ इन्हें। अब ये जस्टिस A.N. रे वही थे जो सबसे आगे खड़े थे इंदिरा जी के फेवर में केशवानंद भारती केस में। आपको पता है 7-6 से केस जीता था, मतलब चीफ जस्टिस ने डिसीजन दिया था सीकरी साहब ने, और इनकी तरफ 6 वकील थे, 6 जजेस थे, और 6 में सबसे ऊपर कौन थे? हमारे A.N. रे साहब, जो कि और 3 जजों से जूनियर तो थे, लेकिन जब मौका आया चीफ जस्टिस बनाने का तो इंदिरा जी ने हैंड पिक किया इनको और ऊपर बिठा दिया। उसके बाद भी इन्होंने सारे फैसले इंदिरा जी के फेवर में देने की जैसे ठानी ली थी। ओके, तो वो भी एक काला धब्बा था हमारी जुडिशरी के ऊपर। लेकिन इससे हुआ ये इससे कि जुडिशरी इनके काबू में 2-3 साल तक आ गई। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा फिर टर्न लेते हैं हम कि क्या वजह थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन नहीं दे रहा है, केशवानंद भारती नहीं दिया आपके फेवर में, गोकलनाथ नहीं दिया आपके फेवर में, प्रिवी पर्स वाला नहीं दिया आपके फेवर में, कूपर वाला नहीं दिया, तो क्या हुआ? डेमोक्रेसी तो इसी का नाम है। डेमोक्रेसी तो चलती है ऐसे, कुछ हमारे पक्ष में कुछ आपके पक्ष में, देश का भला होना चाहिए। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। अब दूसरा पहलू, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब गरीबी ऐसे ही तो नहीं हट जाती कि हमने कहा गरीबी हटाओ और गरीबी हट गई। गरीबी हटाने के लिए पैसा चाहिए होता है, आपको एम्पावर करना होता है किसानों को, मजदूरों को। तब हमारे मोर देन 60 to 64% पीपल वर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। सब
some people, some economists say that it was roughly 75% people which were below the poverty line. तो इन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना, यही तो मतलब हुआ ना गरीबी हटाओ। तभी तो जब इस रेखा से ऊपर जाएंगे तभी तो गरीबी हटेगी। उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो हुआ ये कि उसके लिए जो पैसे अलोकेट किए जाते थे वो पैसे वहाँ तक पहुँचते नहीं थे। अगर आपने राजीव गांधी का सब्सिक्वेंटली एक बयान सुना हो तो उन्होंने कहा था कि जब मैं 1 रुपया देता हूँ तो 85 पैसे बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं और गरीब तक सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं। एंड दैट वाज 1984-85। तो आप समझ सकते हैं कि 71-72 में क्या हुआ होगा। इसका मतलब हार्डली 1 या 2 पैसा पहुँचता था नीचे और बाकी के सारे पैसे बीच में ही खा लिए जाते थे। तो करप्शन बढ़ने लगा। दैट वाज 1। नंबर 2, वॉर हुआ था। वॉर में खर्चे होते हैं तो इंडिया के खर्चों की एक बहुत बड़ी लिस्ट थी कि अभी जो आर्मी के डिफेंस के ऊपर खर्च किए हैं वो रिप्लेनिश करने हैं, गोला बारूद वापस भी तो खरीदने हैं। ऐसे थोड़ी दग गए एक बार तो अब दोबारा लेना ही नहीं है। फौजें भी संतुलित रखनी है। 1 करोड़ रिफ्यूजीज थे हमारे पास और दैट टाइम इंडियाज पॉपुलेशन वाज 55 करोड़। 55 करोड़ में जबकि हम राशन के लिए लाइन में खड़े होते थे तो तब बड़ा मुश्किल था 1 करोड़ रिफ्यूजीज को भी हैंडल करना। तो भी फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़ा था। 1973-74 में ऑयल वार शुरू हो गई। एक ऑयल शॉक आ गया और जो ऑयल $3 पर बैरल उन दिनों के $3 बहुत बड़ी रकम थी, वो शूट अप करते करते $12 पर बैरल तक पहुंच गया। 4 टाइम्स। जैसे आज अगर माना सपोज लेट से $40 पर बैरल है ऑयल करेंटली, ये अचानक से $160 पहुंच जाए तो हमारे कंट्री की क्या हालत होगी, सोच नहीं सकते आप। फिर डॉलर का प्राइस बहुत बढ़ गया, रुपये का डिवैल्यूएशन हो गया इतना ज़्यादा कि हम अमेरिका से गेहूं तक नहीं खरीद पाए। तो ये सब चीज़ें हमारे देश में बड़ा असंतोष पैदा कर रही थी और पैसा कुछ लोगों की जेबों में जाता जा रहा था। और ये लोग कौन थे? कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ क्रोनीज थे, कुछ जिसे कहते हैं ना किचन कैबिनेट एक बन गई थी इंदिरा जी की। तो वो लोग खूब मज़े ले रहे थे, क्रीम वो ले रहे थे और जनता तक कुछ पहुंच नहीं रहा था। तो ये फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे। खैर आते आते ये हाल हो गए कि 74 में इनको अपनी गवर्नमेंट संभालना मुश्किल हो गया। आग लगी 2 जगह। पहले लगी गुजरात में। देखिए मोरारजी देसाई को तो इन्होंने निकाल दिया था अपनी पार्टी से। पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और प्रिवी पर्स का और ये सब डिसीजंस बैंकों का नेशनलाइजेशन करने के टाइम उनको बताया भी नहीं। अपने फाइनेंस मिनिस्टर को नेशनलाइजेशन कर दिया, सब कर दिया और उन्होंने दुखी होकर इस्तीफा दे दिया। वो चले गए दूसरी कांग्रेस में, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते, कांग्रेस ओ, इनकी थी कांग्रेस आर। तो साहब गुजरात में गुजराती थे और उन्होंने वहाँ पे चिमन भाई पटेल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बगावत करी। और वो बगावत इन्होंने नहीं ऐसे शुरू की, मुरारजी ये वो अनार्किस्ट नहीं थे। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे एक कॉलेज था अहमदाबाद में, इंजीनियरिंग कॉलेज, LD इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसमें अचानक से 20% वहाँ के हॉस्टलियर्स की फ़ी बढ़ा दी गई। जैसे अभी आपने देखा था ना आपके JNU में हुआ था तो काफ़ी बात बढ़ गई थी। लेकिन ये आग इतनी फैली कि पूरा अहमदाबाद ही नहीं, पूरा गुजरात इसमें झुलस गया। और इसमें छात्रों के ऊपर बहुत बार गोली चार्ज भी हुआ और बहुत से छात्र मारे भी गए इसमें, बहुत से इनोसेंट्स भी मारे गए, एजिटेटर्स भी मारे गए, छात्र मारे गए। तो ये आग पूरी तरह से यहाँ पे फैल गई। ये तो हो गया पश्चिम भारत। अब आ जाइए पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में बिहार है। बिहार में जयप्रकाश नारायण, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, जिनको प्यार से जनता JP कहती थी, JP ने एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, ही इन्वोक कि वहाँ पे अब्दुल गफूर की सरकार थी और उसके ऊपर भी करप्शन के बड़े सारे छींटे थे। तो उन्होंने कहा कि इसको बर्खास्त करो। इंदिरा जी से मीटिंग हुई, इंदिरा जी ने कहा बाहर में जाओ तुम, कोई बर्खास्त नहीं होंगे, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। तो खैर बात बढ़ गई। ये गुजरात गए JP, तो
तो वहाँ पे मोरारजी देसाई ने कहा कि भाई ऐसा करिए, अब ये बात गुजरात और बिहार की नहीं है, अब ये पूरा देश जो है इसमें एक मशाल जलानी पड़ेगी चेंज की, एक चेंज चाहिए हमको। तो जेपी ने कहा ठीक है, मैं इसका आंदोलन का अग्रणी लीडर बनना स्वीकार करता हूं, अगर ये पूरे देश में हम परिवर्तन चाहते हैं। सिर्फ स्टेट में परिवर्तन लाने से कुछ नहीं होगा। चिमन भाई पटेल को हटा दिया, अब्दुल गफूर को हटा दिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट करप्ट है, ये इनएफिशिएंट है, ये दमनकारी है, ये बदला लेने वाली राजनीति करती है, इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो देश आगे चलेगा नहीं। तो ये बातें होती रहीं और छात्र इधर भी जो है बहुत आ गए। हालांकि जेपी काफ़ी अब बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन इनका जो एक ऐसा कैरिज्मा था, ऐसा एक ट्रस्ट था कि युवा से युवा 16, 17, 18 साल का युवा भी इनके पीछे लग गया। और बिहार में भी बहुत वायलेंस हुआ। तो इधर बिहार में संपूर्ण क्रांति मोर्चा चल रहा था और गुजरात में क्या चल रहा था, नवनिर्माण मोर्चा। तो ये दोनों मोर्चों ने इंदिरा गांधी की नींद हराम कर दी। नींद हराम कर दी तो होना क्या चाहिए था कि आप बैठें टेबल पे बात करें एजिटेटर्स से, अपने देश के तो हैं और वो नेता हैं जिनकी गोदी में आप खेले थे। लेकिन इंदिरा गांधी को सब मंजूर नहीं था, क्योंकि उनको जो सलाह देने वाले लोग थे वो कहते थे सब बकवास है, ये इन लोगों के पास जाके कोई फायदा नहीं, इनसे बात करके कोई फायदा नहीं। तो खैर ये सब बातें चल रही थी, लेकिन गुजरात में तो इतना एजिटेशन हो गया कि वहाँ की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। छात्र लोग जाते थे, घेराव करते थे, एमएलएस का इस्तीफा लेते थे और कहते थे गेट आउट। तो इसके बाद में अचानक से जब ये बातें काबू से बाहर हो गई तो इनके एक बंगाल के एक दोस्त थे, चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, सिद्धार्थ शंकर रे, वो इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते थे, बहुत क्लोज माने जाते थे। तो उन्होंने जनवरी 1975 में ही रूपरेखा बना दी थी, एक ब्लूप्रिंट बना दिया था कि इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। लेकिन इंदिरा जी थोड़ा डरती थी। इंदिरा जी के अंदर अभी भी जो नेहरू जी की फीलिंग्स, उनकी फिलॉसफी जोर मारती थी कि ऐसा कैसे कर दें, अपने देशवासियों के ऊपर ही इमरजेंसी लगा देंगे तो मज़ा क्या आएगा। और लेकिन इनकी जो कोटेरी थी, जो समझाने वाले लोग थे, वो थोड़ा सा टेढ़े थे। अब यहाँ तक भी बात रहती तो थोड़ा सा ठीक था, लेकिन बात बिगड़ गई अचानक से 24 तारीख को। 24 तारीख की जो बात बिगड़ी है उसको समझने के लिए हमें 12 जून को भी जाना पड़ेगा। 24 को तो अल्टीमेटली जो हुआ वो तो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन 12 तारीख को क्या हुआ। 12 जून को इंदिरा जी की जिंदगी का ऑलमोस्ट सबसे बुरा दिन था। सबसे बुरा दिन ये था, एक तो इनकी जो 5 लोगों का पीएमओ था उसमें एक मिस्टर धर थे, पीएन धर नहीं, उनकी डेथ हो गई। सुबह सुबह इन्होंने तब उठाया, देखा अपना रेडियो में खबर आ रही है कि धर साहब की डेथ हो गई। और दूसरी खबर ये आई कि गुजरात में जो 10 जून को इलेक्शन हुए थे, 12 जून को उसका रिजल्ट आया। 12 जून 1975 को उसमें कांग्रेस हार गई थी। अभी तो दिन बाकी था। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि राजनारायण नाम का जो एक आदमी था, जो इनके अगेंस्ट रायबरेली से इलेक्शन लड़ा था 1971 में और हार गया था 1 लाख वोटों से, उस राजनारायण ने इनके अगेंस्ट एक चुनाव याचिका दायर कर दी थी, अपील एक कर दी थी कि भाई इंदिरा जी ने गलत साधनों का प्रयोग करके ये चुनाव जीता है। तो मामला पहले लोअर कोर्ट में गया और फिर होते होते हाई कोर्ट में आ गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जगमोहन लाल सिन्हा वकील जज थे वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। वो पहले इंदिरा जी को वहाँ बुला भी चुके थे कोर्ट में। ये पहली बार ऐसा हुआ था भारत के इतिहास में कि किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जाके 5 घंटे खड़े होकर समझाना पड़ा जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, कि क्या गलत था क्या सही था, मैंने क्या किया, अपना पक्ष रखना पड़ा। तो 5.5 घंटे की दलील देनी पड़ी इंदिरा जी को खड़े खड़े। इंदिरा जी को ये बात बड़ी नागवार गुजरी थी, क्योंकि वो इन चीज़ों में यकीन नहीं रखती थी, इन इंस्टीट्यूशंस में। तो 12 केसेस थे जो राजनारायण ने इनके अगेंस्ट किए थे, 12 वजहों से कि ये चुनाव जीती हैं। 10 में तो खारिज कर दिया जगमोहन लाल सिन्हा ने, लेकिन 2 चीज़ों में इन्हें दोषी पाया कि इन्होंने स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया
और प्रोसेस फॉलो नहीं किया। ओके, और इनको एक दंड दिया गया कि इमीडिएटली इनकी एमपी की सीट खारिज होती है, ये एमपी नहीं रह जाएंगी, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं रह जाएंगी और अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इट वॉज सच ए शॉक, सारे देश में तहलका मच गया था 12 जून को। कंट्री वॉज इन ए शॉक, क्योंकि लोग तब भी यही सोचते थे आफ्टर इंदिरा हु, इंदिरा के बाद कौन, जैसे नेहरू जी के पहले पूछा जाता था, नेहरू जी के बाद, नेहरू जी के टाइम में आफ्टर नेहरू हु। तो अब ये तो आ गया कि गड़बड़ हो गई। इंदिरा जी ने इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, अपील कर दी। इस दौरान अपोजिशन को मजा आने लगा, अपोजिशन को एक और मुद्दा मिल गया, और इतना बड़ा मुद्दा कि पूछो मत। और उनके पास अब ये आ गया कि अब तो इसको, इंदिरा को खाली करनी ही पड़ेगी सीट, अब तो इसके पास कोई चारा है ही नहीं, किस बिना पे अब ये रह सकती है, हाई कोर्ट ने तो दे दिया जजमेंट। खैर बात गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उस समय छुट्टी चल रही थी, आपको पता है समर वेकेशन होती है, तो जो एक छोटे मोटे कुछ जजेस बैठते हैं, छोटे मोटे का मतलब थोड़ा जूनियर जजेस, उसको कहते हैं वेकेशन बेंच कहते हैं। तो वी.के. कृष्णा अय्यर उस समय वहां पे सिटिंग चीफ थे, उनकी बेंच थी। तो ये कृष्णा अय्यर वही हैं जो ईएमएस नंबूदिरीपाद की केरला गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। सीपीआई की गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट पार्टी की पहली गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दैट वाज इन केरला। और उसको 59 में जब इंदिरा जी 1 साल के लिए प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस पार्टी की, इन्होंने बर्खास्त करवा दिया था, उसको डिसमिस करवा दिया था। उसमें ये मिनिस्टर थे। अब ये लॉ मिनिस्टर थे, लॉयर भी थे, पढ़े लिखे थे, तो ये आके अब यहाँ पे वन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। तो इन्होंने कहा कि देखिए मेन डिसीजन तो बाद में लिया जाएगा, लेकिन इन्होंने इंदिरा जी के पक्ष में कोई डिसीजन लिया नहीं, और इन्हें कहा कि तुम्हें हटना तो पड़ेगा एज एन एमपी, और तुम चाहो तो प्राइम मिनिस्टर बनी रह सकती हो, लेकिन तुम्हें संसद में जाने का अंदर कोई अधिकार नहीं रहेगा। इट वॉज सो मच बिग ए शॉक, एंड दैट हैपेंड ऑन 24th of June 1975। इधर सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन होना था यह सब, उसी दिन एक बहुत बड़ी रैली रामलीला मैदान दिल्ली में ऑर्गेनाइज की। सारे बड़े बड़े नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, हालांकि वो थोड़ा लेट पहुंचे, उस दिन उन्हें पटना से फ्लाइट आनी थी उनकी दिल्ली के लिए, लेकिन एयर इंडिया ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दी कि हमारा जहाज़ ख़राब हो गया। अभी तो आप और हम समझते हैं कि किस वजह से जहाज़ ख़राब हो गया था। खैर वो बहुत लेट पहुंचे, लेकिन तब तक जो था जादू चल चुका था, जनता इनके फेवर में। मैंने सुना है कि 11 से 12 लाख लोग उस रैली में थे, कहीं दूर दूर तक, किलोमीटरों तक लोग आते जा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि वाकई में इंदिरा जी ने बहुत गलत किया है। तो उस रैली में ये लोगों ने कहा, यहां तक कि अपील भी की, जब जेपी भी पहुंच गए लेट वहां पे, कि सेना और पुलिस से भी अपील की कि अगर आपको लगता है कि कोई गलत डिसीजन आपको लेना पड़ रहा है और जो आपके विवेक में नहीं आता और आपको लगता है देश के अगेंस्ट जाएगा, तो आप सरकार का वो डिसीजन भी मत माने। इंदिरा जी ने अपनी गई इधर अपने ऑफिस में, पीएमओ में, और इनका मतलब पीएमओ का मतलब था इनके 2-3 जो बहुत क्लोज लोग थे जो इनके हाँ में हाँ मिलाते थे। इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन हक्सर, इनके स्टेनो आर.के. धवन जो लिखते हैं, जो बाद में इनके चीफ असिस्टेंट बने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, और इस तरह से 2-4 लोग जो इनके थे, सिद्धार्थ शंकर रे, वो सब की मीटिंग हुई और इन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगानी चाहिए अब तो। सिद्धार्थ शंकर रे तो पॉकेट में रखे ही घूमते थे अपना, क्या क्या होगा, इमरजेंसी लगेगी, कौन क्या करेगा, किसको बंद करना है, किसको पटकना है, किसको मारना है, कुछ करना है। तो ये सब चलता रहा और इन्होंने कहा इमरजेंसी लगाते हैं। उस समय हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, बहुत पढ़े लिखे, बहुत होनहार,
बहुत सभ्य और सुसंस्कृत, लेकिन कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे कोई। इंदिरा जी से लड़ाई नहीं कर सकते थे वो, और शायद इसीलिए उनको रखा भी गया था। नॉर्थ ईस्ट से आते थे और वेरी कल्चर्ड, वेरी एजुकेटेड। तो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि भाई इमरजेंसी लगानी है। तो सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा चलो इंदिरा जी से साथ में चलो, अकेला जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगता, प्रेसिडेंट है आफ्टर ऑल। इंदिरा जी गई और कहने लगी सर इमरजेंसी लगानी है। तो उन्हें कहा भाई ऐसे कैसे? कैबिनेट मीटिंग हुई, क्योंकि 352 आर्टिकल कहता है कि पहले कैबिनेट जो है वो इसको अप्रूव करती है, प्राइम मिनिस्टर के साइन होते हैं और तब ये चीज़ वहाँ पहुँचती है। तो प्राइम मिनिस्टर के साइन किया हुआ लेटर लेके बाद में रात में सिद्धार्थ शंकर रे पहुँच गए और 25 जून यानी आज के दिन रात 11:20 पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। ओके, देखिए कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं हुई, सारे प्रोसेसेस धरे के धरे रह गए। सुबह जब लोगों ने रेडियो खोला अपना 8 बजे, तब रेडियो चलता था, तो टीवी तो बहुत कम लोगों के पास होते थे, रेयरली। तो रेडियो खोला तो उसमें इंदिरा जी की आवाज़ आती थी कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लागू कर दी है, आपातकाल लागू कर दिया है, लेकिन आप लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना आता था। तो ये चीज़ जो आती थी, तो इसके लिए प्रोसेस कहाँ फॉलो किया गया? कौन सा प्रोसेस फॉलो किया गया? सुबह 6 बजे इंदिरा जी ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, 15 मिनिस्टर आए। 15 के 15 मिनिस्टर, जब इंदिरा जी आती थी तो सिर्फ इंदिरा जी बोलती थी और सब सुनते थे। सबने सुना, जहाँ जहाँ सबको साइन करना था साइन किया, किसी मिनिस्टर ने चू चपड़ नहीं की। लेकिन इस दौरान और क्या हो गया था? रात 11:20 से लेकर सुबह 6 बजे तक क्या क्या हुआ था जो किसी को नहीं पता था। जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, इन सबको उठा के गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया गया था। 2 बड़े लीडर्स थे ये, लेकिन अटल बिहारी, लाल कृष्ण आडवाणी, आचार्य JB कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस तो खैर पकड़ में नहीं आए। इन सब लोगों को तिहाड़ जेल, जो जहां मिला उसको जेल में, और बड़ी बुरी तरह से, कोई इज्जत के साथ नहीं, क्योंकि इमरजेंसी के साथ ही आपके सारे फंडामेंटल राइट्स क्रश कर दिए गए थे। समझ रहे हैं आप? तो कोई सवाल ही नहीं था कि कोई चू करे, चपड़ करे, कोई किसी कोर्ट में जाए, क्योंकि कोर्ट में जाने के राइट्स आपके साथ है ही नहीं। 352 जब लागू होता है तो 358 और 359 लागू हो जाते हैं, आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाता है। 19, 20, 21 जो आपके फ्रीडम, जिसमें कहा गया है कि आपको आज़ादी है, वो सस्पेंड हो जाता है। तो आपके पास आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ बचता नहीं है। फिर जब ये इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो सिर्फ बात यहीं तक नहीं रही, फिर यहाँ पे एक और आदमी की एंट्री होती है और यहाँ से एक और वाद की शुरुआत भी होती है। जो आदमी एंटर करता है दैट इज संजय गांधी, और जो वाद यहाँ से शुरू होता है वो होता है वंशवाद। वंशवाद समझते हैं आप? डायनेस्टी, डायनेस्टिक रूल। क्योंकि अगर इमरजेंसी लगाई इंदिरा जी ने, डिक्लेयर की फखरुद्दीन अली अहमद ने, क्योंकि प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट तो रबर स्टैम्प जैसे होते थे उन दिनों। लेकिन इमरजेंसी चलाई किसने? इमरजेंसी सिंगल हैंडेडली चलाई संजय गांधी ने। संजय गांधी बहुत एम्बिशियस थे, और आपको पता है कि मारुति उद्योग की स्थापना हुई थी। उनको करीब 300-350 एकड़ ज़मीन दी गई थी हरियाणा में। उनके फ्रेंड थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर बंसीलाल। बंसीलाल उनके दोस्त थे सिद्धार्थ शंकर रे, जगमोहन, जो बाद में जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर भी बना के भेजे गए। ये सारे लोग, विद्याचरण शुक्ला, ये सारे लोगों ने मिलके जो मार्च 1978 तक कहर ढाया है इंडिया के ऊपर, तो उसका बयान करना थोड़ा मुश्किल है, वो बहुत लंबा चैप्टर खींचेगा। करीब 40,000 लोगों की
लोगों की अरेस्ट हुई और उनको जेलों में बंद किया बिना किसी कारण से, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट तो सस्पेंडेड है, आप कुछ नहीं कर सकते। और हुआ ये कि एक एक्ट जो था जो 1971 में आया था, जब हमारा इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो उस मीसा में वो इतना ड्रैकोनियन एक्ट था और अमेंडमेंट करके इमरजेंसी में उसको और ज़्यादा ड्रैकोनियन बना दिया गया था। उसमें कोई सुनवाई नहीं, मतलब उसमें ये भी गारंटी नहीं कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं, विच इज़ आर्टिकल 22 राइट टू लाइफ जो है हमारा फंडामेंटल राइट, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। राइट टू मूवमेंट, फ्रीली बाहर जा सकते हैं अपने घर से, आर्टिकल 19 कोई गारंटी नहीं। आर्टिकल 32 जिसमें कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारी फ्रीडम्स का हनन हो रहा है, वायलेट हो रही हैं हमारी फ्रीडम्स, वो आर्टिकल भी आपसे इमरजेंसी छीन लेती है। उसके बाद में फिर फर्दर और इन्होंने कंसोलिडेट किया, अमेंडमेंट 42 लेके आए जो हमने पिछली बार पढ़ा, और उसमें जो प्रोविजंस थे इमरजेंसी के वो और सख्त होते चले गए और सख्त होते चले गए। इमरजेंसी हैज़ वेरी नेगेटिव कनोटेशंस। क्या फ़ायदा हुआ इमरजेंसी का कुछ देश को? क्या कोई पर्पस सॉल्व हुआ? नहीं। जब भी आप कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है और अगर आप उसको पर्सनली ले लेते हो तो इसमें पूरे एटमॉस्फेयर का, पूरे समाज का नुकसान होता है। तो मेरी एक आपसे एक गुजारिश है, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को जिंदा रखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि आप ही आप सही हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो खैर इमरजेंसी ख़त्म हुई, इनसे चलाई नहीं गई बहुत ज़्यादा। इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत बढ़ता जा रहा था, जनता में बहुत असंतोष बढ़ता जा रहा था और इन्हें लग रहा था कि अब बहुत हो गया, ज़्यादा करेंगे तो वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इन्होंने खैर 77 में इलेक्शंस कराए और इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, हार गई। हारने के बाद में जनता पार्टी आई और हमारे नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मोरारजी देसाई। तो ये कहानी मैं आज ख़त्म करता हूँ। थोड़ा सा पढ़िए इसके बारे में, आपको जानना चाहिए। यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी देखने को इमरजेंसी में जो कभी दोबारा रिपीट ना हो भारत के आने वाले भविष्य में, तो ही अच्छा है। जैसे ज्यूडिशरी को पैरों के नीचे कुचल देना। असल में हमारे संविधान लिखने वालों ने, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे हम कहते हैं, उन्होंने ऐसा क्लियरली तो नहीं लिखा लेकिन एक हिंट जरूर दिया कि अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत चीज पास करवा रही है लेजिस्लेचर से तो जुडिशरी उसके ऊपर लगाम कस के रहेगी। इसका मतलब है जुडिशरी को थोड़ा सा हायर दर्जा दिया। जिस तरह से अमेरिका में जुडिशरी क्लियरली हाई है एज कंपेयर टू सेनेट। ऑन द अदर हैंड यूके में लेजिस्लेचर हाई है और जुडिशरी बहुत लो है। जो एक बार लेजिस्लेचर ने कह दिया, उनकी पार्लियामेंट ने, वो होके रहेगा। जो हाउस ऑफ कॉमन्स ने कह दिया वही रूल है। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा हल्का सा पलड़ा जुडिशरी का भारी रखा गया था कि अगर कुछ लेजिस्लेचर गलत करे, एग्जीक्यूटिव गलत करे, तो जुडिशरी उसको पकड़ ले वहीं पे और कहे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। हमारे फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इन द कंट्री। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेरे और आपके फंडामेंटल राइट सुप्रीम है। ये ध्यान में रखिए, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6। ओके, ये सुप्रीम है। लेकिन इन सबका हनन कर दिया गया था, सबको क्रश कर दिया गया था इमरजेंसी में। इसलिए आपका पढ़ना जरूरी है। ओके, बस अब इतना ही। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ एक एपिसोड रहेगा, वो हम विद इन 4 to 5 days करेंगे, दैट इज बिफोर 30th of June। और वो होगा अमेंडमेंट्स आफ्टर इंदिरा गांधी। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो इंदिरा जी के बाद का है हिसाब किताब, बल्कि मैं तो कहूँ जनता पार्टी के बाद का हिसाब किताब है, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और फिर हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे आप लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ।
और दैट सीरीज विल बी गीता की कहानियाँ, द स्टोरीज फ्रॉम द गीता. सो सी यू सून. थैंक यू.